नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर आर बी भुएकर, हिंदी विभाग गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर की ओर से सभी विद्वज्जन और मेरे प्यारे छात्राओं को आज 14 सितंबर हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे छात्रों, 14 सितंबर पूरे हिंदुस्तान में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हम भी हर साल हमारे महाविद्यालय में हिंदी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाते थे और मनाते आए हैं। लेकिन छात्रों, आज कोरोना महामारी ने सभी दुनिया को बेहाल बना दिया है। हमारी जीवन शैली पर पाबंदी आ गई है। हमारी जीवन शैली बदल चुकी है और ऐसे इस कोरोना महामारी ने सभी के साथ जो संवाद हम स्थापित करते थे, वो संवाद स्थापित करने के लिए आदमी आदमी के बीच में बहुत बड़ी कड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। बहुत बड़ी दूरियां निर्माण हो गई है और इस दूरियां को मिटाने के लिए आभासी साधनों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करते हैं। इसलिए छात्रों, कोरोना जैसे महामारी में भी हमारे महाविद्यालय में आज हम 14 सितंबर हिंदी दिवस का आयोजन कर रहे हैं और इस आभासी संसाधनों के माध्यम से मैं मेरे छात्रों और मेरे महाविद्यालय के विद्वज्जन अध्यापकों के साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ। छात्रों, 14 सितंबर हिंदी दिवस का हम आयोजन करते हैं। हम हिंदी दिवस का आयोजन करने के पीछे क्या कारण है, इसके बारे में आज थोड़ा हम सोचेंगे। छात्रों, हिंदी दिवस की जानकारी आप लोगों के पास बताने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ कि मानवीय जीवन में भाषा का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यदि भाषा नहीं होती तो मानव और मानवेतर प्राणियों में कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए मानव सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि उनके पास भाषा है। यदि भाषा नहीं होती तो मानव का अस्तित्व न के बराबर होता और इसलिए मानवीय जीवन में भाषा को अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि मनुष्य जो है समाजशील प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में रहकर विचार विनिमय करने के लिए उन्होंने साधन के रूप में भाषा को जन्म दिया और इसीलिए भाषा जो है मानवीय जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका महत्व जो है अत्यंत शून्य है। कहा जाता है कि विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का समाज के जिस साधनों का व्यापक स्तर पर उपयोग होता है उसे हम भाषा कहते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्य के विचार विनिमय और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। हमारे हृदय के भाव जो है हम भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। प्यारे छात्रों, विश्व समुदाय में जितने देश हैं उन सभी देशों की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। हमारा भारत, जिसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको हम इंडिया भी कहते हैं, लेकिन हमारे इस देश में हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके बारे में भी चंद विचार जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। छात्रों, अनेकता में एकता या विविधता में एकता या विविधता, ये भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। अनेक राज्य है, अनेक राज्यों की अपनी अपनी प्रांतीय भाषा है, लेकिन प्रांतीय भाषा होने के बावजूद इन सभी हिंदुस्तान वासियों को, सभी राज्यों को एक संघ में जोड़ने का काम हिंदुस्तान की एक ही भाषा कर सकती है और वह है राष्ट्रभाषा हिंदी। क्योंकि हिंदी में एकता की कड़ी में सभी हिंदुस्तान वासियों को पिरोने की शक्ति है और इसलिए छात्रों,
15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद वहाँ के राजनीतिक धुरंधरों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हिंदुस्तान का कारोबार किस भाषा से हम चलाएंगे। क्योंकि छात्रों, एक बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हर देश के लिए 3 बातें जो है अत्यंत सौभाग्यशाली होती है। एक, उस राष्ट्र का राष्ट्रगीत। 2, उस राष्ट्र का राष्ट्रध्वज। और तीसरी बात है उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा। इन तीनों के बगैर वो देश जो है अधूरा रहता है। इसलिए हर देश के लिए राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रभाषा सम्मान का और स्वाभिमान का और एकता का प्रतीक है। इसलिए हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत जरूरी है। 1947 के पूर्व महात्मा गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र अधूरा है, या राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। हर एक की अपनी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में पैदल यात्रा की थी और उन्होंने यहाँ के जनमानस को पहचाना था, परखा था और हिंदी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या कि संवाद स्थापित किया था। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि बस हिंदुस्तान में एक ही ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को क्या कर सकती है कि एकता की कड़ी में पिरोने का काम करती है, और वह है राष्ट्रभाषा हिंदी। और इसीलिए छात्रों, हिंदी जो है वहाँ से हमारी राष्ट्रभाषा बनी हुई दिखाई देती है। इस हिंदी को हिंदुस्तान में पूरा का पूरा जनाधार है, जनमन की भाषा है। लोग इसको अपनाते हैं और अपने हृदय की भावनाओं को क्या करते हैं कि अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए हर देश को एक राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत जरूरी है। पहले छात्रों, राष्ट्रभाषा यानी क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपके साथ संवाद स्थापित करना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा यानी छात्रों पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में, पूरे राष्ट्र को भावात्मक एकता के सूत्र में जोड़ने वाली या बांधने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा समूचे राष्ट्र के अधिकांश जनसामान्य द्वारा प्रयुक्त होती है। देश के अधिकतर भागों में आम लोग जिस भाषा में अपनी बातचीत, विचार विमर्श और लोग व्यवहार करते हैं, वही भाषा जो है राष्ट्रभाषा कहलाई जाती है। राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार भी देश के विविध बोलियों, उपभाषाओं से वो क्या होता है कि समृद्ध होता है। उसमें लोग प्रयोग के अनुसार ही नई शब्दावली से जुड़ते रहते हैं। इसलिए छात्रों, राष्ट्रभाषा एक जनता की भाषा है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। राष्ट्रभाषा में जनता की आत्मा बोलती है। समूचे देश की जनता की सोच, संस्कृति, विश्वास, धर्म और समाज संबंधी धारणाएं, जीवन के विविधतापूर्ण व्यावहारिक पहलू, लौकिक और आध्यात्मिक या प्राकृतिक, सामूहिक सुख दुख के भाव, लोक नीति संबंधी विविध विचार और दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से क्या कि अभिव्यक्त होते रहते हैं। इसलिए छात्रों, हर देश के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत जरूरी है। हमारे हिंदी भाषा में ये सारे पहलू जो है हमें दिखाई देते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों? छात्रों, एक कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बाइबल में एक कथा है, बहुत बढ़िया कथा है कि बाइबल में बेबल में एक मीनार बनाने की कथा है। कहा जाता है कि आदम के लोगों ने स्वर्गवासी ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक मीनार बनाना चाहा, और वही जो लोग हैं एक भाषा में जब वो प्रतिबद्ध थे, तब बड़े परिश्रम के साथ मीनार बनाकर स्वर्ग तक पहुंच रहे थे। दरमियान स्वर्ग के मालिक ईश्वर ने देखा, अरे ये लोग जो है
हमारी बराबरी करने के लिए स्वर्ग तक आ रहे हैं, तो इनको क्या करना है कि तितर बितर करना है। इसलिए ईश्वर ने उन आदमी को अलग अलग भाषाएं दी, और अलग अलग भाषा देने के कारण कौन किसको क्या कह रहा है, कौन क्या कहीं समझ में नहीं आ रहा, और उन लोगों का ईश्वर तक मीनार बनाकर ईश्वर तक पहुंचने का सपना जो है चकनाचूर हो गया। जब एक भाषा थी तब वो मिलजुल कर बड़े जोश खरोश के साथ मीनार बनाने का काम करते थे, लेकिन अलग अलग भाषा देने के बाद कौन क्या कर रहा है उनको समझ में नहीं आ गया, और समयानुसार वो क्या हो गया कि मीनार ध्वंस हो गया। और इसीलिए छात्रों, हर देश के लिए एक भाषा का होना, राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। छात्रों, हिंदी क्यों राष्ट्रभाषा? कि थोड़ा आप सोचिए कि हिंदुस्तान का इतिहास यदि हम देखेंगे तो हिंदुस्तान के इतिहास में सन 1857 का जो स्वाधीनता का पहला आंदोलन है, वो पहला आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाधीनता के इस पहले आंदोलन का भाषा जो है, इस आंदोलन जो हिंदुस्तान में चलाया गया उसका साधन जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा थी, और हिंदी भाषा के कारण पूरे हिंदुस्तान वासी जो है एक संघ में जुड़ गए थे। इसके साथ ही इस भाषा के बारे में एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि इस हिंदी भाषा की बहुत ही लंबी परंपरा है, एक लंबी विरासत है, 1000 पूर्व का इतिहास इस भाषा का है। छात्रों, इस भाषा का एक विपुल साहित्य है, 1000 पूर्व यानी 1050 से लेकर, जिसको हम आदिकाल कहते हैं या प्रारंभिक काल कहते हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या आज तक एक ऐसी लंबी परंपरा है हिंदी भाषा के साहित्य की। और इसी कारण इन साहित्यों का यदि हम अवलोकन करें तो छात्रों, हमें राष्ट्रीय एकता का द्योतक जो है हिंदी साहित्य के माध्यम से होता हुआ हमें दिखाई देता है। आदिकाल में खास करके आप देखिए कि सम्राट हर्षवर्धन हिंदुस्तान के तख्त पर एक राजा थे, विशाल का हिंदुस्तान मानने की धारणा उनके पास थी, लेकिन इस आदिकाल यानी 1050 से लेकर 1375 का जो कालखंड है, इस कालखंड को हम आदिकाल कहते हैं। लेकिन आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया, जिसमें सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, या पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, खुम्मान रासो, अमीर खुसरो ने तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान को हिंदी के माध्यम से एक संग बांधने का प्रयास किया गया। अमीर खुसरो है, विद्यापति है, ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं कि जिन साहित्यकारों ने पूरे हिंदुस्तान वासियों को एक सूत्र में बांधने का काम उसी कालखंड में किया। हमारा पहला हिंदी साहित्य का महाकवि पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो में हिंदुस्तान के जनमन का या हिंदुस्तान के पूरी आवाम का प्रतिनिधित्व करने का काम जो है पृथ्वीराज रासो ने किया है। इसलिए रासो साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये हिंदी का पहला महाकवि। ऐसे एक लंबी परंपरा जो हिंदी साहित्य की है। दूसरा, मैं संदिग्ध में बताना चाहता हूँ, समय की पाबंदी के कारण मैं संक्षिप्त में मैं अपने विचार जो रखना चाहता हूँ कि दूसरा काल है 1375 से 1700 तक का, वही भक्ति काल का। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में सही मायने में हम थोड़ा सा इतिहास को झांक कर देखेंगे तो हिंदुस्तान में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और इन आक्रमणकारियों ने क्या कि इस देश पर अपना राजकाज चलाया, मारकाट कर दी गई, तलवार के बल पर उन्होंने यहाँ के लोगों को डराया, धमकाया, धर्म प्रसार किया, और एक अराजकतापूर्ण माहौल जो था 1375 से 1700 तक के कालखंड में हिंदुस्तान में था। इसी कालखंड में भी छात्रों हमारे हिंदी के जो कवि हुए, जिन्होंने उसी कालखंड में अपने साहित्य के माध्यम से स्वांत सुखाए, अराजकतापूर्ण माहौल में स्वांत सुखाए साहित्य की निर्मित की, जिसमें कबीर है, सूरदास है, जायसी है, मीराबाई है, तुलसीदास है, जिन्होंने तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतिमा लोगों के सामने रखी और मानव जीवन को एक
मर्यादापूर्ण किस प्रकार रहना चाहिए, इसका सुंदर चित्रण जो है राम काव्य के माध्यम से लोगों के सामने रखा। कबीरदास जी तो राम के भक्त थे, लेकिन कबीर का राम कहा जाता है कि निर्गुण निराकार था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों को इकट्ठे में बांधने का काम किया। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से हिंदुओं को फटकारा, मुसलमानों को फटकारा, और उन्होंने कहा क्या हिंदू क्या मुस्लिम, हम उस परमपिता परमात्मा के बंदे हो, और तुम क्यों ईश्वर के नाम पर या मजहब के नाम पर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो। और ऐसे इस अराजकतापूर्ण माहौल में हिंदी के इन साहित्यकारों ने लोगों को एक संग बांधने का काम जो है अपने साहित्य के माध्यम से किया। इसलिए कबीरदास जी ने उसी कालखंड में हिंदुओं को फटकारा, मुसलमानों को फटकारा, और कहा कि निर्गुण राम जपो रे भाई, निर्गुण राम जपो। और उन्हें कहा मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझको ढूंढने में मंदिर मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ईश्वर को ढूंढने के लिए हम मंदिर मस्जिद में जाते हैं, लेकिन कबीर ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि मंदिर मस्जिद में जाकर भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे इस अराजकता माहौल में बड़ी ताकत के साथ कबीरदास जी ने निर्गुण निराकार ज्ञानाश्रय शाखा के माध्यम से लोगों को एक संग बांधने का काम किया। दूसरा है फारस के कवि जायसी, बहुत बढ़िया विद्वान कवि है, भारत के जनमानस के नहीं है, लेकिन वह जब दिल्ली में आए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ के जनमानस को देखा, और यहाँ के जनमानस को देखकर उन्होंने प्रेम का संदेश पूरे हिंदुस्तान वासियों को दिया और कहा कि प्रेम ही ईश्वर है। प्रेमाख्यान का काव्य कहा जाता है उसको, प्रेम ही ईश्वर है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना करके आत्मा परमात्मा का मिलन स्थापित करने का प्रयास मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत इस महाकाव्य से कर दिया गया। पति रूपी आत्मा पति रूपी परमात्मा में किस प्रकार विलीन हो जाता है इस प्रेम काव्य के माध्यम से। पद्मावती शायद आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी कि इस फिल्म के माध्यम से थोड़ा सा विपर्यास हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से राष्ट्रीय एकात्मता का चित्रण जो इस काव्य में हमें दिखाई देता है। इसलिए छात्रों, एक लंबी परंपरा जो है हिंदी साहित्य की होने के कारण सही मायने में हिंदुस्तान में हिंदी राष्ट्रभाषा बनने में सहोदर है। छात्रों, हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा के बारे में मेरे ख्याल से कई अनुच्छेद जो रखे गए, जिसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 343 से 351 ये क्या कर दिया गया, अनुच्छेद रखा गया है, और जिसमें राष्ट्रभाषा के प्रचार प्रसार के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। लेकिन जब अंग्रेज चले गए हिंदुस्तान को छोड़कर, तब प्रश्न ये था कि इस देश का कारोबार किस भाषा से हम कराएंगे। तो 1947 को ये तय हुआ था कि 1965 तक हम अंग्रेज़ी का राजकाज चलाने के लिए, संसद चलाने के लिए या राजभाषा के रूप में उसका स्वीकार करेंगे, और 1965 के बाद हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। लेकिन 1965 के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि दक्षिण के कई राज्यों ने हिंदी को थोड़ा बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी जिस प्रकार उसका उच्चारण करते बोलते उसी प्रकार हिंदी बोलने में हमें तकलीफ होती, इसलिए हिंदी भाषा हमारे ऊपर मत चढ़ाइए। और इसलिए नेहरू जी ने और फिर क्या कर दिया कि अंग्रेजी को बोलबाला किया, और हिंदी सही मायने में 1965 के बाद हिंदुस्तान के जनमानस में राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मिलित विराजमान होनी चाहिए थी, असीन होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी छात्रों, पूरे हिंदुस्तान के लिए सांसद सत्र देखते हो तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से आए हुए सभी सांसद विधायक अपनी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा का सहारा लेते हैं, और इसीलिए इस भाषा को एक जनाधार है, जन मन की भाषा है, लोगों के हृदय की वाणी है, ऐसा हिंदी के बारे में कहा जाता है। इसलिए छात्रों, आज के दिनों में एक ही संकल्प करवा लीजिए, हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, देश जोड़ो। हिंदी पढ़ो, आगे बढ़ो, देश जोड़ो, देश जोड़ो।
इतना कहते हुए मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।